हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पहले तो कल वाला रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन हम जो उपलब्ध प्रतिरोध होते हैं हमारे मार्केट में उनको संयोजन करने के लिए, क्योंकि उपलब्ध प्रतिरोध हुए जैसे 2 ओम हुआ, ठीक है, और 2 ओम के दो प्रतिरोध हुए। ठीक है, और हमें डायरेक्ट 4 ओम का प्रतिरोध की जरूरत है। ठीक है, तो प्रतिरोध का संयोजन हमें इन उपलब्ध प्रतिरोध से वांछित प्रतिरोध चाहिए, यानी कि जो हमें बनाना होगा उस प्रतिरोध को हमें चाहिए, तो उसे प्रतिरोधों का संयोजन इसलिए किया जाता है कि उपलब्ध जो हमारे लिए उपलब्ध है उनसे वांछित प्रतिरोध को क्रिएट किया जा सके, यानी कि बनाया जा सके। ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ा था। फिर प्रतिरोधों का संयोजन की हमने परिभाषा लिखी थी, क्या होती है कि उपलब्ध प्रतिरोधों से वांछित प्रतिरोधों को बनाना ही प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने 3 प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में समझा था। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, दूसरा होता है पार्सर या समांतर क्रम संयोजन, जो पार्सर क्रम भी कह सकते हैं उसे, समांतर क्रम भी। और तीसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन भी होता है। ठीक है, इस वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ श्रेणी और पार्श्व क्रम संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने देख लिया था श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब था कि एक लाइन में जो हमारे प्रतिरोध लगे हुए होते हैं उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में प्रतिरोध लगे हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। और फिर वो ही प्रतिरोध एक बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और यहाँ कुंजी लगा दी जाती है और उसके बाद इन प्रतिरोधों पर ये R1 हुआ, ये R2 हुआ और ये R3 हुआ। ठीक है, और इसके बीच का जो विभवांतर होता है वो V1 होता है, V1 होता है, और इन दोनों के बीच का विभवांतर होता है V2 होता है, और इन दोनों के बीच का विभवांतर होता है वो V3 होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा था। और मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि I के बारे में और V के बारे में। I के बारे में बताया था कि जब रास्ता सेम हो तो हम I को चेंज नहीं कर सकते, I नियत रहती है। जब रास्ता सेम हो तो I हमारी नियत रहती है। ठीक है, याद रखना। और जब बिंदु बदल रहे हो तो हमारे जो बिंदु जो हमारा V है वो भी बदलता है। जब बिंदु बदल रहे हो तो हमारा जो V है वो भी बदलता है। इनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि एक ये 3 वाला प्रतिरोध काम करता है, इसी के तरीके से एक दूसरा प्रतिरोध होता है, उसे कहते हैं हम तुल्य। क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध। यानी कि जो ये 3 का काम करता है वो अकेला इसके बराबर काम करे उसे हम तुल्य परिपथ यानी कि तुल्य परिपथ कहते हैं। ठीक है, तुल्य परिपथ कहते हैं। सही है। उसके बाद हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया था, फॉर्मूला निकल के आया था तुल्य R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा श्रेणी क्रम प्रतिरोध का यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन का ये सूत्र था। ठीक है, आपको आशा करता हूं आपको अच्छे से रिवीजन थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, टॉपिक रिलेटेड। उसके बाद अच्छे से आपको क्लियरिटी आ जाएगी किस तरीके के इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, किसी परिपथ में संयोजित प्रतिरोध R1, R2, R3 क्रमशः 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम है, यह श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखो किस तरीके से हम एग्जाम में करते हैं, मैं उसी तरीके से करा रहा हूं। ठीक है, देखिए हमने लिखा हल, हल के बाद हम लिखेंगे दिया है। जो हमारे क्वेश्चन में दिया होता है उसके बारे में हम पहले लिखते हैं। ठीक है, दिया है, सही है, लिख दिया। फिर हम लिखेंगे जो दिया है हमारे में, R1 कितना दिया है? R1 दिया है 1 ओम। ठीक है, R2 कितना दिया है? R2 दिया है 2 ओम। ठीक है, R3 कितना दिया है? R3 दिया है 3 ओम। ठीक है, इस तरीके से। और हमें निकालना क्या है? R तुल्य निकालना है। ठीक है, R तुल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक, क्या पढ़ा था फॉर्मूला कि R तुल्य बराबर
आर तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो पढ़ा था, ठीक है। इनमें लगा देंगे 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, ठीक है। ये आपको आसानी से समझ में आ चुका। देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 ओम, यानी कि तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या है 6 ओम, तुल्य प्रतिरोध 6 ओम, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है और आपको इस क्वेश्चन से करने से आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, किस तरीके से हम प्रतिरोधों को संयोजित करके हम एक प्रतिरोध बना सकते हैं। देखिए 3 हमने प्रतिरोध संयोजित किए और 6 ओम का प्रतिरोध बना लिया, ठीक है। ये होता है, ठीक है। उदाहरण लीजिए, मेरे प्यारे दोस्तों, ये अगला टॉपिक रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखिए कि चित्र में दर्शाए गए R1, R2, R3 हैं और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा चित्र है, इसमें R1 दिया, R2 दिया या R3 दिया है, ठीक है। तो हमें जो दिया होता है वो लिखना होता है, हल जो हमारे लिए दिया है वो लिखेंगे, दिया है, ठीक है। दिया है, दिया क्या क्या है, R1 दिया है 3 ओम, R2 दिया है 4 ओम और R3 दिया है, क्या दिया है 5 ओम, ठीक है। ये हमारे लिए दे दिया, हमें निकालना क्या है, तुल्य निकालना है। तो तुल्य का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, R तुल्य, R तुल्य ये निकालना है हमें, तो निकालना है R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। रख दीजिए 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम, ठीक है। क्या आएगा 12 ओम से, ये हमारा आर तुल्य हो गया, क्या हो गया आर तुल्य, ठीक है। ये आपका अगले का क्वेश्चन आंसर, ठीक, उदाहरण लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ हमारे स्पेशल पॉइंट्स है वो देख लेते हैं, ठीक है। पहला है तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ठीक है। जो तुल्य प्रतिरोध होता है इन तीनों के बराबर होता है, सही है। तुल्य प्रतिरोध इन तीनों के बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है श्रेणी क्रम संयोजन में धारा सभी प्रतिरोधों में एक समान होती है, एक समान होती है, सेम होती है, ठीक है। तो धारा क्या होगी, नियत होगी, धारा क्या होगी, नियत, ठीक है। तीसरा पॉइंट है श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, देखिए इधर देखिए कि हमारा तीन प्रतिरोध है और ये 1 ओम है और ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला है, इससे भी जब इसका योग होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। जैसे हमने जोड़ दिया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 ओम 2 ओम प्लस 3 ओम क्या होता है 6 ओम, यानी कि इसका अकेले का 3 ओम आ रहा है, ये 6 ओम। तो उसने क्या कहा है, बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है, सही है। जो बड़ा प्रतिरोध है इसका उससे भी ये बड़ा है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ चुका हो। हमारा चौथा पॉइंट है कि जो बी है आई आर होता है और आई जो जब नियत होता है तो हमारा बी समानुपाती होता है आर के, बी समानुपाती होता है आर के। इसका मतलब होता है बी बढ़ेगा तो हमारा आर भी बढ़ता है, ठीक है। B1 रेशियो B2 रेशियो B3 बराबर होगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3 के, ठीक है। ये आपको पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। उतार लीजिए, मेरे प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। इसमें हमें दो चीजें चाहिए, आई और आर तुल्य, सही है। देखिए चित्र में दिए गए R1, R2, R3 क्रमशः है, ठीक है।
विभवांतर 20 वोल्ट, विभवांतर 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और आई और आर तुल्य इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। जो हमारे में दिया है पहले वो लिखेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे में दिया है, क्या दिया है, दिया है R1 दे दिया कितना 2 ओम, ठीक है। R2 दे दिया कितना 4 ओम, ठीक है। और R3 दे दिया कितना 6 ओम, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, I ज्ञात करना है, ठीक है। और R तुल्य ज्ञात करना है, R तुल्य, ठीक है। ये दो चीजें ज्ञात करनी है। देखिए हम पहले R तुल्य ज्ञात करेंगे। R तुल्य जानते हैं आप, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला होता है। इसका रख देंगे हम 2 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है। तो ये आया हमारे पास 2 4 6 6 12, ठीक है, 12 ओम। आर तुल्य आया हमारे पास 12 ओम, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, धारा, क्या निकालना है, धारा, ठीक है। आप जानते हैं कि एक धारा का फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर, ठीक है। अब जब हमें आर तुल्य निकालना है, आर तुल्य, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, V को यहीं रहने देंगे, R को नीचे ले जाएंगे, तो I बराबर V बटे आर तुल्य। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को चेंज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ B का मान कितना है, B का मान है 12 वोल्ट, कितना है 12 वोल्ट, ठीक है। B का मान हमने यहां नहीं लिखा तो हम लिख देंगे 12 वोल्ट, ठीक है। B का मान 12 वोल्ट, 12 रख दिया बटे, और क्या आर तुल्य कितना है निकाला है 12, ठीक है 12। तो जब ये कटा तो आई हमारी 1 एम्पियर, ठीक है। तो इस परिपथ से धारा 1 एम्पियर बह रही होगी, कितनी 1 एम्पियर, ठीक है। इस परिपथ से जो धारा है वो 1 एम्पियर बह रही होगी। आपने दोनों क्वेश्चन निकाल लिए, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, बता लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों ये लेक्चर यही खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम पार्श्वक्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम, पार्श्वक्रम या समांतर क्रम संयोजन ये क्या होते हैं, ठीक है। उस संयोजन को अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर भी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए और लगे रहिए और मेहनत कीजिए। धन्यवाद।